मेरे प्यारे दर्शकों को देश की सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक और लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से ही तय होती है। आप ये तय करते हैं कि बहस का डायरेक्शन क्या होगा और बहस किस दिशा में आगे जाएगी, क्योंकि हम आपके सरोकार से जुड़ी हुई बहस करते हैं। इसीलिए आज की बहस का मुद्दा है बाटला हाउस इनकाउंटर के बारे में। बाटला हाउस इनकाउंटर के बारे में सजा अब मिल चुकी है। जो आरिफ जुनैद नाम का आरोपी आतंकी था उसको सजा सुना दी गई है। उसको कितनी सजा मिलेगी इसका फैसला कोर्ट को अभी करना बाकी है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले आज के पोल का मत क्या है। वोट बैंक के लिए बाटला हाउस इनकाउंटर पर राजनीति किसकी? इसे 74% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। मुझे आज तक याद है बाटला हाउस इनकाउंटर। मुझे आज तक याद है वो दिन, आज से 13 साल पहले, जब मैं भागते हुए जामिया नगर गया था, जब वहां पर इनकाउंटर शुरू हुआ था। मुझे आज तक याद है किस तरीके से मोहन चंद शर्मा जो शहीद हुए थे उनके शव को निकाल कर ले जाया जा रहा था। पहले वो घायल थे, लेकिन जब तक वो होली फैमिली हॉस्पिटल पहुंचते तब तक उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। बाद में उन्हें शौर्य चक्र से भी नवाजा गया। लेकिन सवाल ये उठा कि बाटला हाउस इनकाउंटर के बारे में कितने लोगों ने सवाल उठाए, कितनी राजनीतिक पार्टियों ने उस पर राजनीति करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी की बात कर लें, आप चाहे किसी भी पार्टी की बात कर लें, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की बात कर ले, समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह की बात कर ले, सब लोगों ने वहां जाकर कहा कि ये बाटला हाउस इनकाउंटर फर्जी था। फर्जी लोगों को मारा गया, फर्जी ढंग से इस एनकाउंटर को किया गया। दिल्ली पुलिस का मोराल अपने सबसे नीचे पर था। ऐसे में सवाल ये उठता है, जब अब कोर्ट ने इस पर सहमति की मोहर लगा दी है कि बाटला हाउस में आतंकवादी ही छिपे थे जिन्होंने शहीद मोहन चंद शर्मा को शहीद किया, उसके बाद क्या इन तमाम राजनीतिक दलों को अब माफी नहीं मांगनी चाहिए? ममता जी, आपका क्या कहना है कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी? 19 सितंबर 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताने वालों पर माफी मांगने के लिए अब बीजेपी ने जमकर प्रहार किया है। सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले में आरोपी आरिफ खान उर्फ जुनैद को दोषी करार दिया गया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष का एनकाउंटर करते हुए कहा है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए विपक्षी ने इसे जानबूझकर फर्जी एनकाउंटर बताया था। क्या मतलब है इसका? क्या वोट के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को इस तरह से कमजोर किया जाएगा? और ये सब वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हो रहा था। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 39 लोगों की जान गई थी, जबकि 159 लोग जख्मी हुए थे। ठीक 6 दिन बाद बाटला हाउस में पुलिस के जांबाजों ने एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर कर दिए, जबकि इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को शहादत देनी पड़ी। लेकिन तब ममता बनर्जी और दिग्विजय समेत कई नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने का खेल खेला। हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े। दहशतगर्दी में एनकाउंटर होता है तो यहाँ गोली लगना ना होगी। अब बीजेपी ने फर्जी एनकाउंटर बताने वालों को पुराने वादे याद दिला दिए हैं। ममता बनर्जी जी 2013 में शाहजादे को जो एक्यूज थे उनको आजीवन कारावास हुआ। आरिफ खान जुनैद को सजा हो गई। ममता जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि आपने पब्लिक स्टेटमेंट में दिखा रहा हूं कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी, जबकि विपक्षी पार्टियां नए सिरे से अपनी सफाई दे रही हैं। 13 साल के बाद उन मुद्दों को उठा रहे हैं, चूंकि 5 प्रांतों के अंदर इलेक्शन हो। आज तो आप चुनाव लड़िए कि आपने जब से सत्ता में आए हैं देश के लिए क्या काम किया है। ममता बनर्जी 2008 में जो बात कही थी वो बिल्कुल सही बात कही थी कि ये फेक इनकाउंटर है। देश की बहस में चर्चा है कि कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए एनकाउंटर बिल्कुल सही था। लेकिन सवाल उन नेताओं से है जिन्होंने एनकाउंटर की आड़ में कहीं न कहीं वोट बैंक की राजनीति के लिए
एनकाउंटर को फर्जी बता पुलिस की जामाजी तक को झूठा बताया। सवाल ये भी है कि वोट के लिए क्या आतंकवाद की लड़ाई को कमजोर किया गया? तो सबसे बड़ा सवाल देश की बहस में आज हमारा होगा। आज देश की बहस में हमारा सवाल क्या होगा? देश की बहस में आज हमारा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या फेक इनकाउंटर कहने वाले राजनीतिक दलों को माफी मांगनी चाहिए? बाढ़ से आ गई थी फेक इनकाउंटर कहने वालों की, इसीलिए आज का हमारा सवाल है, क्या फेक इनकाउंटर कहने वाले राजनीतिक दलों के लिए माफी मांगनी चाहिए? आप हाँ या नहीं में अपना जवाब दे सकते हैं। आप अपना जवाब हाँ या नहीं में हमारे वेबसाइट पर दे सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं और आप हमारे ट्विटर हैंडल पर भी जा सकते हैं। देश की बहस में आपकी क्या राय है, हमारे दर्शकों की क्या राय है, ये शो के अंत में हम आपको हमेशा से दिखाते हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूं कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा के मेंबर भारतीय जनता पार्टी के और वरिष्ठ प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ वेदभूषण साहब जुड़ गए हैं, पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस की, और दिल्ली पुलिस की साख पर कई सारे सवाल खड़े करने की कोशिश उस वक्त की गई थी। अभय दुबे जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ तौसीफ रहमान नेता टीएमसी के मेरे साथ जुड़ेंगे। अभय जी, सबसे पहले तो माफी से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी ने ही सबसे पहले कहा था, दिग्विजय सिंह जी जो आपके ही राज्य से आते हैं, कि एक फेक इनकाउंटर है। हाँ, मेरी सरकार ने सबसे पहले, चिदम्बरम जी ने कहा था कि पुख्ता प्रमाण है, ये कोई फेक एनकाउंटर नहीं है। उसके बाद 22 फरवरी 2009 दिग्विजय सिंह जी को भूल गया से देश के प्रधान, सुनिए ना, मैंने आपके दिग्विजय सिंह जी को भूल गया, मुझे कहने, सलमान खुर्शीद जी के आंसुओं को भूल गया, आप कहिए, चलिए, मिसेस गांधी के आंसुओं को भूल गया। आप बोल लीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। पहले आप कह लीजिए पूरा। मैं चाहता हूं कि अनइंटरप्टेड 10 सेकंड दे दीजिए बस। देखिए, करनाल सिंह जो दिल्ली पुलिस के उस समय दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त थे, उन्होंने किताब लिखी, उसमें कहा कि 22 फरवरी 2009 को पुलिस मुख्यालय में सार्वजनिक रूप से देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की कि आपने जिस प्रकार भारतवर्ष का मान बढ़ाया है और आतंकियों को मार गिराया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और ये पहला फैसला नहीं है। 30 जुलाई 2013 को ही कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने इतने पुख्ता प्रमाण दिए हैं कि शहजाद अहमद को आजन्म कारावास की सजा सुनाई जाती है। और ये रविशंकर प्रसाद जी ने कोई नई एविडेंस नहीं दी है, ये उन्हीं एविडेंसेस के ग्राउंड पर जो बाद में आरोपी पकड़ा है उनको सजा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी से दीपक चौरसिया जी, आप देश के मूर्धन्य पत्रकार हैं, न सिर्फ बाटला हाउस, मैं आपको जब से जानता हूं, जब आपने अमेरिका और खाड़ी देश के युद्ध को महा मौके से कवर किया है, सच आपसे छुपा हुआ नहीं रह सकता। इनसे जरूर पूछिएगा कि हम पर आतंकवादियों का आरोप लगा रहे हैं, वही दिखा रहे हैं आतंकवाद का भूत जिन्होंने छोड़ा अजहर मसूद शहजाद। इनसे पूछिएगा, सैफुल्लाह फारूक को जानते हैं? ये सैफुल्लाह फारूक कौन है? जो वार्ड 33 में कश्मीर में जिसको इन्होंने टिकट दिया, इतना दुर्दांत आतंकवादी जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आया, इनको पता है। 10 साल जेल हुई और उस दशक में उसने कत्लेआम किया जब पंडितों का कत्लेआम कश्मीर में हो रहा था। जेनू शेख को जानते हैं? ये जो बांग्लादेश का घुसपैठिया है, जो माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष था। ये ध्रुव सक्सेना को जानते हैं? जो पाकिस्तान के आतंकवादियों की, पाकिस्तान की सेना की मदद कर रहा था, समानांतर टेलीफोन एक्सचेंज चला रहा था और सेना की खुफिया जानकारी दे रहा था, जो इनके आईटी सेल का अध्यक्ष था। मैं मानता हूं आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने आतंकवाद के लिए अपने प्राणों को न्योछावर किया है, हमने दंश झेला है, इसलिए उसके समर्थन करने का प्रश्न ही नहीं उठता। चिदम्बरम जी ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल क्यों उठाया? वेदुबे जी, इसका भी जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए, अच्छे भाषण देते हैं आप, बहुत अच्छे वक्ता हैं, मैं आपकी तो अपने कॉलेज के दिनों से तारीफ करता हूं, पर ये तो बता दीजिए, बाटला हाउस इनकाउंटर पर सवाल क्यों उठाए थे आपने? फिर देखिए दीपक जी, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत रूप से कहा था कि सरकार का वक्तव्य, चिदम्बरम जी बार बार कहा कि इसकी न्यायिक जांच कराइए। अधिकृत क्या होता है? आपके नेता तो कैंपेन कर रहे थे भाई, आजमगढ़ जा रहे थे। देखिए दीपक जी, अब आज के संदर्भित विषय पर ये चाहते हैं कि बचें,
उस चर्चा से जो मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, सोवन चटर्जी, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये शारदा घोटाले के मुख्य आरोपी, इनसे पेट नहीं भरा तो उसके ब्रांड एम्बेसडर मिथुन चक्रवर्ती को लिया है। तो इनकी शरण में जो भी पापी आए वो पुण्यात्मा हो जाती है। ये नहीं चाहते पेट्रोल डीजल पर बात हो, ये नहीं चाहते गैस के बढ़े हुए दाम पर बात हो, बेरोजगारी पर बात हो, इसलिए रोज ऐसे विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि चुनाव को हिंदू मुस्लिम में बांट करके ये वोटों का ध्रुवीकरण कर ले। इससे ज्यादा कोई और उद्देश्य नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल, मैं इनका भी कहता हूं, कोई भी राजनीतिक दल आतंकवादियों के साथ खड़े नहीं हो सकता। लेकिन एक प्रमाण में देता हूं, जो जम्मू कश्मीर में इन्होंने किया है, जिस सैफुल्लाह को टिकट दिया जानते बूझते कि वो पाकिस्तान का ट्रेंड आतंकवादी है, 10 साल की सजा हुई, उसके बावजूद वार्ड 33 से टिकट दिया, ये इनका अपराध है। ठीक है, सीधे सुधांशु जी के पास चलता हूं। सुधांशु जी, माफी नहीं मांगनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को? देखिए, अभय दुबे जी ने जो बोला, मैं उन्हीं की बात का समर्थन करते हुए उनकी फितरत बताता हूं। इनकी पार्टी की फितरत नहीं बदलती है, चाहे वो सत्ता में रहे या प्रतिपक्ष में। जो इन्होंने बोला बिल्कुल सही बात है। चिदम्बरम जी ने ही नहीं कहा था। मान्यवर, एक और फैक्ट ऐड कर देता हूं। आप ही की सरकार के समय में शहीद मोहन चंद शर्मा को अशोक चक्र मिला, मगर अफसोस कि आपकी अध्यक्षा की आंखों में आंसू आतंकवाद के आरोपियों के लिए आए, अशोक चक्र पाने वाले कैप्टन मोहन चंद शर्मा के लिए नहीं आए। बिल्कुल नहीं। अगर यह बात गलत है जी नहीं, तो आपके जैसे विद्वान व्यक्ति को गलत बात नहीं करनी चाहिए। पूरी बात कर लूं तब मैं कहूंगा, अगर यह बात गलत है तो या तो सोनिया जी का खंडन आ जाता या सलमान खुर्शीद पे कार्रवाई हो जाती कि पार्टी के राष्ट्रीय। चलिए कोई बात नहीं, इस पे आपने मान लिया। ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जाकर दिग्विजय सिंह क्यों इनके आरोपियों के विरुद्ध सजदा किए थे? राम नरेश यादव समेत उत्तर प्रदेश के तमाम नेता गए थे, क्यों गए थे भाई? उन पे क्या कार्रवाई की आपने? और आपको बताता हूं, इतना ही नहीं है, आपकी सरकार का इंटेलिजेंस ब्यूरो कहता था, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ ने कहा इशरत जहां आतंकवादी है, और आपके नेताओं ने कहा इशरत जहां बिहार की बेटी है। फितरत नहीं बदली। आपकी सरकार का आधिकारिक बयान है, राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, कि 26/11 हाफिज सईद ने कराया, और दिग्विजय सिंह ने पुस्तक का विमोचन किया कि 26/11 आरएसएस ने करवाया। अगर आपकी सरकार सच थी तो दिग्विजय सिंह जी को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? पुस्तक है, उसमें किंतु परंतु नहीं। और अगर दिग्विजय सिंह सही थे तो क्या कार्रवाई की आपने? अब सुनिए, तो आपकी सरकार ने अफजल गुरु को फांसी दी, और मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर ट्वीट करते हैं अफजल हालात का मारा था। ये क्या है भाई? ये फितरत आपकी बदलती नहीं। आपने गृह मंत्री की बात कही, आपके गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जनवरी 2013 में कहा आरएसएस के कैंप्स में आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जयपुर में। और जब सदन में उनसे पूछा गया कि भाई आपने गृह मंत्री के रूप में कहा है तो इस बात का साक्ष्य सदन के पटल पर रखिए, तो आपके गृह मंत्री ने क्या कहा? मैंने वो ऐसे ही बोल दिया था, मैं अपना बयान वापस लेता हूं। गजब का काम आप करते हैं। आपकी सरकार पहले कहती है कि समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान की कारतूत है, अचानक वो यू टर्न लेके कहती है अब हिंदू आतंकवाद है, और उसकी कोई चार्जशीट ही नहीं जमा कर पाते। फितरत नहीं बदली मान्यवर। जब आप सत्ता में थे तब भी आप इसी मुद्दे पे राजनीति कर रहे थे, और आज भी कर रहे हैं। और अफसोस की बात, एक और बात कह दूं, आपने कहा मुद्दों से ध्यान भटकाना, तो सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा, चूंकि आप विद्वान व्यक्ति हैं, आज गैस का सिलेंडर कितने का है? 800 रुपए का। जनवरी 2014 में जब आपकी सरकार आखिरी दिनों में थी, गैस का सिलेंडर कितने का था मान्यवर? 1300 रुपए का। अगर अरे नहीं साहब, कहां है आप? 2000 रुपए। गलत बात कह रहे हैं। अब 414 रुपए आप कहा? अरे थोड़ा तो 1000 रुपए का सिलेंडर था। 12 सिलेंडर पर झगड़ा था, 12 सिलेंडर सब्सिडाइज मिलते थे। आज तुम्हारे उज्ज्वला, मैं वही तो कह रहा हूँ, गैस सिलेंडर कितने का था? अभय जी, इस पे बहस की गुंजाइश नहीं है। कोई भी जाकर चेक कर सकता है, पिछले 20 साल के डाटा अवेलेबल है कि किस वर्ष में, किस महीने में, किस गैस सिलेंडर का दाम कितना था। तो इसलिए मैं कहता हूं, मुद्दे की बात में आपके दम होता तो बंगाल में आप पीरजादा अब्बास की पार्टी की शरण में नहीं होते, असम में आप बदरुद्दीन अजमल की पार्टी की शरण में नहीं होते, और केरल में आप मुस्लिम लीग की शरण में नहीं होते। इसलिए मुद्दा हो या आतंकवाद हो, अफसोस आपको मुसलमानों में कि अच्छे जानकार, फनकार, कलाकार, वैज्ञानिक अच्छे नहीं लगे, आपको जिहादी, जल्लादी और आतंकवादी अच्छे लगते हैं। ये करके आपने वोट बैंक नहीं किया, मुस्लिम समाज का तुष्टीकरण नहीं, उसकी छवि का विनष्टीकरण।
मुस्लिम लीग के साथ आप नहीं गए कभी जीवन में? राम ये बात जेठमलानी तो जी ने बिल्कुल नहीं ठीक कहा। है दुबे जी, और मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, भगवा आतंकवाद की थ्योरी भी उसी जमाने में दी गई थी। अब दुबे जी आप याद करिए, भगवा आतंकवाद की थ्योरी भी उसी जमाने में दी गई थी जो औंधे मुंह पड़ी थी। दीपक जी, मैं कुछ घटनाक्रम इनको याद दिलाना चाहता हूं, इनके स्मृति पटलों को चिन्हित कर दूं। अरे साहब, राम जेठमलानी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्या कहा? अफजल गुरु को सही न्याय नहीं मिला, उसको ट्रायल का सही अवसर नहीं मिला। आपने वो तो आपकी पार्टी से भी चुनाव लड़ लिए थे, वो तो आपकी पार्टी से भी चुनाव लड़ लिए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ 2004 में। आप भूल गए भाई जी। दीपक जी, वो जब भारतीय राम जेठमलानी आपकी पार्टी से चुनाव लड़े थे आखिरी में, सबसे आखिरी चुनाव उनका 2004 में। रहते हुए उन्होंने कहा था, इन्होंने उस पर कोई आपत्ति नहीं ली। पीडीपी के मुखिया ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कह दिया कि पाकिस्तान और आतंकवादियों का धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे यहाँ चुनाव अच्छे से संपन्न हुए। तब प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला, तब आप सत्ता की भूख मिटाने में व्यस्त थे। देखिए, एक बुनियादी अंतर है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी ने अपने देश के हितों को तज कर सत्ता की भूख मिटाई है। जैसा मैंने अभी कहा, शारदा नारदा की बात ही नहीं करते आप, वेस्ट बंगाल जाते, किस मुंह से करेंगे? सारे मुख्य आरोपी ले लिए। आपका एक बच गया था ब्रांड एम्बेसडर मिथुन चक्रवर्ती, उसको भी आपने अपनी पार्टी में ले लिया। आप जो बात कर रहे थे फ्यूल प्राइसेस की, तो मैं एक आपको बता दूं, 5 बार आप लोग कह चुके हैं कि जीएसटी दायरे में लेकर आएंगे। आपको सुधांशु त्रिवेदी जी, मैंने सुना आपने कहा कांग्रेस की सरकारें क्यों समर्थन नहीं करती। हमने तो किया, लेकिन उसमें वोटिंग का प्रोविजन भी है। 3/4 वोट से अगर जीएसटी काउंसिल में वोट कर लेंगे तो आपका निर्णय माना जाएगा। और हम तो स्वेच्छा से इसलिए कह रहे थे कि 5 साल तक जो स्टेट है उनको कंपनसेट करने का क्लॉज है उस जीएसटी में। और आपने फ्यूल जो डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी 2017 में लाई है, उसका भी आप उल्लंघन कर रहे हैं। तो देश की जनता को मूर्ख मत बनाइए। त्राहिमाम कर रही है महंगाई से, हाथ जोड़कर प्रार्थनाएं कम कर दीजिए। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम, आप शमशान कब्रिस्तान, दिवाली रमजान कब तक, कितने दिनों तक करेंगे बताइए ना? एक के बाद एक कंपनियां हिंदुस्तान की आप बेचते जा रहे हैं, बेरोजगारी से युवा त्राहिमाम कर रहे हैं, उद्योग सारा गर्त में जा रहा है। सिर्फ चुनाव चुनाव चुनाव, 7 साल से सिर्फ यही कर रहे हैं। कुछ जीत खड़ी की है आपने, मैं मानता हूं, लेकिन युवाओं के रोजगार की हार की बुनियाद पर, उद्योगों की गर्त की तरक्की के नाम पर आपने गर्त में डाल दिया, उसके नाम पर जीत खड़ी की। सैनिकों और किसानों की शहादत के नाम पर कुछ जीत खड़ी की है, लेकिन अब आप हारना प्रारंभ हो गए। सुधांशु त्रिवेदी जी, याद रखिएगा, इन 5 चुनाव में आज कह रहा हूं, ठीक है, अब आपने अपने पॉइंट बोले। तौसीफ खान से एक सवाल लेता हूं, उसके बाद सुधांशु जी के पास जाऊंगा। तौसीफ, मुझे बताइए, क्या आज आपकी पार्टी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्योंकि मुझे याद है वो दिन जब ममता बनर्जी बाटला हाउस गई थी, मैं वहां पर मौजूद था, अमर सिंह उनके साथ थे, और उन्होंने कहा था ये फर्जी इनकाउंटर है। तौसीफ। दीपक जी, आप सबको मेरा प्रणाम, और जितने भी पैनलिस्ट हैं उन सबको मेरा प्रणाम। देखिए, माफ़ी मांगने की अगर बात आप सिर्फ बटला हाउस को लेके चलेंगे, और अगर आप इतिहास पे बात करेंगे, तो ऐसे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, और अगर किस्से बाहर आएंगे तो फिर माफ़ी का लाइनअप लग जाएगा और इसको कोई बचा नहीं सकता। देखिए, जो चीज़ पास्ट था उसको अगर आप खदेड़ेंगे और वहां बैठ के अगर आप नुक्स निकालते रहेंगे, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऐसे बहुत सारे नुक्स बाहर निकलते रहेंगे और इसमें बचना काफी मुश्किल हो जाएगा। और सबसे पहले अगर नुक्स निकलने लगा तो दीपक जी, आप मुझसे बहुत सीनियर, और मेरे सीनियर पैनलिस्ट भी हैं, उम्र में भी मैं छोटा हूं, तो धन्यवाद और प्रणाम करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री भी कहीं बचेंगे नहीं। हर जगह माफी मांगनी पड़ेगी, चाहे वो 2002 गुजरात हो, नोटबंदी हो, या चाहे जीएसटी हो। तो हर जगह हिंदुस्तान की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी, और गिड़गिड़ा के माफी मांगनी पड़ेगी। आपकी पार्टी के नेता ने कहा था कि ये फर्जी इनकाउंटर है। चलिए, बाटला हाउस में प्रधानमंत्री का लेना देना नहीं है, 2002 गुजरात राइट में तो लेना देना था, अक्यूज तो थे। बनर्जी ने किसी को शूट कर दिया? अगर सर, गंगा में बहुत पानी बह चुका है, चलती है सर, कहीं एक्यूज नहीं है वो। किसी अदालत में, किसी चार्जशीट में, किसी कमीशन में कहीं एक्यूज नहीं है वो। आपको भी फैक्ट ठीक करके बोलने चाहिए। कहां का अन्याय है? एक ईमानदार, एक शरीफ महिला को आज आप माफी नहीं मांगनी चाहिए आज ममता बनर्जी को बाटला हाउस में जाकर ये कहने के बाद कि एक फर्जी इनकाउंटर था? बिल्कुल नहीं माफी मांगनी चाहिए। किस चीज पे माफी मांगनी चाहिए आप कहिए?
कहिए ना, अरे इसका तत्व दीजिए, आप वहां मौजूद। अरे भाई आज को संदेश कर दिया, क्या वो कोर्ट ने संदेश कर दिया कल। माफी मांगनी चाहिए। आप कह रहे फेक इनकाउंटर था, जिस चीज के लिए उन्हीं की। अरे क्या चीज की माफी भैया, आप लोग सबसे माफी मांगा। अरे माफी मंगवानी है तो 2002 गुजरात राइट में लाखों हिंदुस्तानियों की जान गई, उसकी माफी नरेंद्र मोदी जी को मांगनी चाहिए। 2010 में सोहराबुद्दीन मर्डर केस में जब अक्यूज थे आपके गृह मंत्री, उसकी माफी मांगनी चाहिए। जीएसटी और नोटबंदी में रास्ते में जो आपने लाइन लगा दी है लाशों की, उसकी माफी मांगनी चाहिए। कोरोना वायरस अपने घर में नहीं पहुंच सके, रास्ते में दम तोड़ दिया, उसकी माफी मांगनी चाहिए। पूरा मौका मिला है। तौसीफ जी पढ़े हैं सोहराबुद्दीन केस, माफी मांगिए। उसमें लिखा हुआ है कि आरोप ही झूठे नहीं अमित शाह जी के खिलाफ। अरे वही तो कह रहे भैया, अक्यूज्ड हैं ममता बनर्जी, अक्यूज्ड हैं क्या, किसी चीज में लगी हुई हैं क्या? अरे हवाई चप्पल, अरे दादा चप्पल पहन के तो जिंदगी बिता दिया, सूती साड़ी पहन के तो जिंदगी बता दिया, उसके पीछे पड़ गए कि माफी मांग लीजिए। अब दादा अब वोट मांगने का और कोई चलन नहीं रहा, तो अब आप पढ़ के बटला हाउस में माफी मांग लीजिए। वाह भाई, नहीं चिल्लाने, अरे वाह भाई, मैं सच बोलता हूं तो चिल्ला चिल्ली हो हैकल कर दिया आपको। और आप कह रहे हैं कि ईमानदार शरीफ औरत को कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए, हरगिज नहीं मांगनी चाहिए। सारे बकवास को मैंने सुना और अपनी बारीकाई जान की। हरगिज नहीं मांगनी चाहिए, और मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा किसी की बात। अगर बात क्यों माफी मांगेगी भाई? के दंगे के लिए सुधांशु जी का जवाब सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। गड़बड़ हुए लोगों के लिए माफी मांगनी चाहिए। मगर मैं ये सब चाइना को 32,000 किलोमीटर की जमीन, मुझे मत बुलाइए डिबेट में, मैं बात नहीं सुनूंगा। अपने मुख्यमंत्री के लिए मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, कोई अपशब्द नहीं सुनूंगा। कैसी हैसियत होती है आप लोग की कि आप माफी मांगने के लिए बोलते हैं? मांगने के लिए क्यों माफी मांगेगी भाई? 71 में 93। अरे टाली वाले घर में रह के जिंदगी बता दिया, हवाई चप्पल पहन के जिंदगी बता दिया, कहते हैं माफी मांगिए। बटला हाउस में उनका हाथ था क्या? माफी मांगनी चाहिए। राम सेतु के मुद्दे पे क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? राम थे ही नहीं, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। महात्मा गांधी का पॉलिटिकल विजन उस पे है, कभी आपके ऊपर नहीं बोलता करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। हिंदू आतंकवाद होता है, इसको कहने के लिए माफी मांगनी चाहिए। क्या क्या ऐसे हजारों डिबेट हम और आप कर चुके हैं, और मैं कभी किसी के ऊपर नहीं बोलता हूं। चिल्लाने से नहीं होता भाई, फैक्ट की बात होनी चाहिए। किससे माफी मांगेंगे भाई? जो खुद अक्यूज रह चुका है हर चीजों में, उससे माफी मांगेंगे? अरे किससे माफी मांगेंगे भाई? नाम तो बता दीजिए। हिंदुस्तान से माफी मांगेंगे, उस हिंदुस्तानियों से माफी मांगेंगे जिन्होंने आपको लाइन में खड़ा कर दिया, कतार में खड़ा कर दिया, लाशों का ढेर लगा दिया, हिंदू मुसलमान का कत्ल कर दिया, होली और दिवाली ईद में फर्क ला दिया, उससे माफी कहेंगे? अरे किससे माफी मांगिएगा आप लोग? शर्मनाक, शर्मनाक, शर्म नीचे हो जाएगा, शर्म से आंख और नाक आपने लोगों का, अगर माफी मांगने की बात करिएगा। मैं हरगिज अपने डिबेट में चुप नहीं रहूंगा। आपको माफी मांगनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान से माफी मांगनी। कोई चारा नहीं आपके पास। आज आपकी वो स्थिति है ना, पी ना पाए तो ढरका दे। ठीक है, मैं दोनों को रोकूंगा। मेरे एक दर्शक डॉक्टर विवेक परिहार भोपाल से मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर विवेक परिहार, क्या उन पॉलिटिकल पार्टीज को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी कहा था? में इस चीज में पॉलिटिक्स करते हैं। सबसे सर्वप्रथम है देश, देश के ऊपर कुछ नहीं। तो सबको जो भी पॉलिटिकल में सब, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, ऐसे में राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और स्टूडेंट तो और भी थे, और भी दिल्ली में रहकर लोग पढ़ाई करते हैं। क्या स्टूडेंट जो है वो गोली चलाना जानते हैं? तो ये जो है चीजें जो है उस समय ही सोचना चाहिए था। पॉलिटिकल जो भी लीडर्स थे उन्होंने इस चीज पे ऑब्जेक्शन उठाया। हमारे इंस्पेक्टर भी शहीद हुए, उसके बाद भी हम उस पर एक ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि ये फर्जी इनकाउंटर था। तो ये सबको, जो भी लोग हैं, उनको ये इस पे विचार करना चाहिए। और कभी भी भविष्य में ऐसी चीजें बिल्कुल पॉलिटिकल जो है अप्रोच, आप पर्सनल अपने हित के लिए आप देश को बिल्कुल चीजों को, और आतंकवादी, जहां आतंकवादी गतिविधियां हैं, आप उनको पॉजिटिव सही अपनी राजनीति में जोड़ने के लिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको माफी मांगनी चाहिए, जितने भी लोग हैं। मैं बिल्कुल आत्ममंथन करना चाहिए कि देश से बड़ा कुछ नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जहां भी ऐसी घटना होती है, बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही इनकाउंटर हुआ। देश से बड़ा वोट बैंक नहीं हो सकता। डॉक्टर विवेक परिहार, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली। सीधे मैं डॉक्टर त्रिवेदी के पास चलता हूं। डॉक्टर त्रिवेदी, मुझे बताइए, वोट बैंक को साधने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज और क्या क्या करेंगी? मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, जो परिहार जी ने कहा, एक गंभीर बात। आतंकवाद से पूरी दुनिया लड़ रही है,
मगर सिर्फ भारत में ही एक ऐसी विचित्र स्थिति है जब आतंकवाद के मुद्दे को लेकर दो पक्षों 9/11 हुआ अमेरिका में, अमेरिका की कोई पॉलिटिकल पार्टी, अमेरिका किसी टीवी चैनल पे क्या ये बहस हुई कि उसके मुख्य आरोपी खालिद शेख या मोहम्मद अट्टा बेचारे निर्दोष थे, हालात के मारे थे, भटके हुए जवान थे? नहीं हुई ना। चाइना में होता है क्या, जर्मनी में होता है क्या, लंदन बॉम्बिंग में हुआ, मैड्रिड बॉम्बिंग में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, और तो छोड़िए बांग्लादेश में कभी हुआ, अभी श्रीलंका में हुआ। कभी बताइए वहां के दो पार्टियों ने दो अलग अलग कहा? ये भारत में ही क्यों होता? और दुख की बात जानते क्या है, ऐसा नहीं जिससे मुस्लिम वोट मिलता है। अफसोस की बात यह है कि जब से ये सेकुलर शब्द आया 1976 में, उससे पहले मुस्लिम समाज में एक से एक लोग हुए जो, उससे पहले तो मुस्लिम समाज में दिलीप कुमार भी होते थे, मजरूर सुल्तानपुरी थे, कैफी आजमी थे, जिगर मुरादाबादी थे, अकबर इलाहाबादी थे, कमाल अमरोही थे, हजरत जयपुरी थे, साहिब लुधियानवी थे। कहां चले गए वो सब? डॉक्टर कलाम, आपके उस्ताद अहमद अली खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये मुस्लिम नजर नहीं आते। मुस्लिम नजर आता है जाकिर नायक, इशरत जहां, याकूब मेनन, मसर्रत आलम। ये कर करके आपने मुस्लिम समाज का इतना नुकसान किया जिसकी कोई हद नहीं। जिसने एक से एक फनकार, कलाकार और साइंसदान दिए, उसे अपना मानने को तैयार नहीं। 2007 का मुझे वर्ष याद है, डॉक्टर कलाम को दूसरा टर्म मिलना था, कोई विपक्षी दल तैयार नहीं था, कोई सेकुलरिज्म का सूरमा तैयार नहीं था। अफजल गुरु को क्लीमेंसी के लिए सब तैयार थे। मैं यहाँ बैठे लोगों से पूछता हूँ, याकूब मेनन का खूब नमाजे जनाजा बनाया, बताओ डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में कितने गए? बताइएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नमाजे जनाजा में कितने गए? आजमगढ़ में गए थे बटाला हाउस के इनकाउंटर के आरोपियों घर पे सिद्धा करने। वहीं पर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, पहला गैलेंट्री अवार्ड पाने वाला भारत की आर्मी का शूरवीर, कितने गए सेकुलरिज्म का सूरमा उसके घर? 2015 में वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 85वीं वर्षगांठ, कितने गए सेकुलरिज्म का सूरमा उसके घर? बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। अभय जी और ताहिर जी सुन लीजिए, मुसलमानों में कट्टरवादी इंतहा पसंद सोच को अपने राजनीतिक हित के लिए उपयोग करने की है। आप आतंकवाद की बात करते हैं, कोटा लगाया हमने, आपने हटाया, कहा कि साहब ये तो मुस्लिमों के खिलाफ, चलो मान लिया, लगाया हमने था। अरे टाटा तो लगाया राजीव गांधी की सरकार ने, और हटाया नरसिम्हा राव ने। वहां कौन मुसलमानों पे अत्याचार कर रहा था भाई? आपको अपराधी, आतंकवादी सब में मजहब दिखता है, मगर कलाकार, फनकार, साइंसदान इसमें नहीं दिखता है। अरे वाह दीपक जी, देखिए ये आज मुझे जवाब दीजिए अबाजी, सीरियस सवाल है आपके ऊपर। टाडा को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी, बता दीजिए, इसका भी जवाब दे दीजिए। क्यों टाडा को मुसलमानों के खिलाफ बताया जा रहा था 90s के दौर में, जब मुंबई ब्लास्ट जैसी घटनाएं हुई थी? देखिए, सुधांशु त्रिवेदी जी का मुस्लिम समुदाय के प्रति समर्पण का भाव देखकर मुझे कुछ क्षण के लिए तो लगा ये भारतीय जनता पार्टी के है ही नहीं, क्योंकि चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी, मैंने कंस्टिट्यूएंसी वाइज देखा है कैसे माइक्रो लेवल पर जाकर ध्रुवीकरण करते हैं। अरे एनसीटीसी को भूल गए क्या? हम लाए थे नेशनल काउंटर टेररिज्म काउंसिल, हमने बात की थी यूएपीए में, और वो तो अनलॉफुल प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट के सेक्शन 44 का ऑलरेडी प्रोविजन था। क्या कहा सुषमा स्वराज जी ने, क्या कहा भारतीय जनता पार्टी ने कि नहीं साहब, राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण करना चाहती कांग्रेस पार्टी, इसलिए आतंकवाद के खिलाफ ये कानून ला रही है। अच्छा याद दिलाया मसर्रत आलम का, वो भूल गए प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस कश्मीर का। उसने कहा था कि इस मसर्रत आलम को मत छोड़िए, मैं प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर देता हूं, नहीं तो पूरा तहस नहस कर देगा शांति को कश्मीर की। आप नहीं माने, तब तो कोई सरकार नहीं थी। गृह मंत्रालय से, मोदी सरकार के गृह मंत्रालय ने साफ इनकार कर दिया, मसर्रत आलम को छोड़ दिया। आप जानते हैं उसके बाद क्या हालात हुए जम्मू कश्मीर के। आपने बहुत अच्छा जाकिर नायक का जिक्र किया। अरे आप जब उसकी मेहमान नवाजी करें 2003 में, जम्मू कश्मीर में शासकीय अतिथि बना दे अटल जी की सरकार में, तब तो जाकिर नायक महान हो गए आपके लिए। और बाद में आप सिर्फ ध्रुवीकरण के आरोप लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी को बदनाम करते। देखिए निकल, ठीक है, अब जवाब नहीं लेते सुधांशु जी, जवाब देश को। देखिए, मसर्रत आलम को लेके जो इनका झूठ है वो मैं बता देता हूं। मसर्रत आलम को छोड़ने का आदेश इनकी सरकार में हमारे आने से पहले हो चुका था। उस दरमियान नहीं झूठ, बिल्कुल झूठ। 2015 का है, 2015 का आदेश, बिल्कुल गलत बात।
बिल्कुल नहीं चलिए, सहूंगा। मेरा सेंटेंस पूरा होने प्रिवेंटिव दीजिए, उसके बाद डिटेंशन आप ऑर्डर बोलेगा। सुप्रीडेंट ऑफ मसरत आलम कितनी देर जेल के बाहर रहा था? 2015 2015 का है, आप समझिए। और वहां पर कोई सरकार भी नहीं थी उस समय, क्योंकि वहाँ गवर्नर का रूल था। मैं ऑर्डर की कॉपी भेज सकता हूँ एसपी का। झूठ बोलना मत कीजिए, इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मसरत आलम को आपने छोड़ा, पूरा देश जानता है। दीपक चौरसिया जी गूगल कर लीजिएगा, आपके सामने आ जाएगा। आप भी आ गए कहोगे तो मैं चिट्ठी भी भेज कांग्रेस के सारे प्रवक्ता हैं, अपनी बारी का इंतजार किए बगैर लगातार बोलना। मैंने शांति से नहीं लगातार क्या, आप गलत तथ्य तो मत रखिए। अच्छा चलिए, एक और बात बोल देता हूं। आतंकवाद के प्रति आपकी लड़ाई कितनी गंभीर है कि श्रीनगर के लाल चौक पे 1989 से 1999 तक 10 साल 26 जनवरी 15 अगस्त में झंडा नहीं फहराया जा सका। 26 जनवरी 99, 26 जनवरी 89 के बाद 10 साल का पहला मौका था जब हमारी सरकार आ गई, तब झंडा फहराया गया। आतंकवाद की अगर ईमानदारी की बात कहूं, पंजाब का आतंकवाद, कश्मीर का आतंकवाद, एलटीटी का आतंकवाद, नॉर्थ ईस्ट का आतंकवाद, सब 80 के दशक में टूटे। 1980 से 90 के बीच में किसकी सरकार थी? 2/3 बहुमत की इंदिरा गांधी और 90 के दशक में 80% बहुमत की राजीव गांधी की सरकार, और उसमें सब आतंकवाद उभरता चला गया। और जैसे ही हम सरकार से हटे 2004 में, अरे कौन सा ऐसा शहर का धमाके नहीं हुए? दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, जयपुर में धमाके, नागपुर में धमाके, गुवाहाटी में धमाके, हैदराबाद में धमाके, बेंगलोर में धमाके, लखनऊ में धमाके, बनारस में धमाके, चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके, जगह जगह पार्कों में लिखा रहता था इसको छूना नहीं, कुछ हो जाएगा। क्यों? आतंकवादियों को पता था पुलिस हमें गिरफ्तार करेगी, मगर हमें सपोर्ट करने वाली एक आतंकवादियों को आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देने वाली जमात खड़ी है। आज क्यों वो बंद हो गया 7 साल में? क्योंकि उसे समझ में आ गया आज की सरकार में कोई बचाने वाला रहनुमा नहीं है, किसी की आंखों में आंसू आने वाले नहीं है। यहां जो पड़ेगा वो डंडा ही पड़ेगा, किसी को मखमली हाथ नहीं मिलेगा। अक्षरधाम भूल गए? अक्षरधाम में धमाके किसके समय हुए थे? पार्लियामेंट में हमला किसके समय हुआ था? पठानकोट में हमला किसके समय हुआ? उरी में हुआ, हंदवाड़ा में हुआ। जानते हैं आप रिपोर्ट देख लीजिए, 5000 बम धमाके हुए हैं। आप रिपोर्ट तो पढ़िए, आपके समय की परिस्थिति क्या है। और बात जो आपने बड़ी माकूल की है, ये कब बताइए, कब पंडितों का कत्लेआम हुआ जम्मू कश्मीर में? कौन सी सरकार थी उस समय? अरे आप थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ केंद्र की सरकार में, और जगमोहन थे गवर्नर वहां। आपके समय 1 जनवरी 1990 से चालू हुआ कश्मीरों का कत्लेआम जम्मू कश्मीर में, उसके जिम्मेदार आप हो। आप बच नहीं सकते। मैं तो आग्रह करता हूं कि इन मुद्दों की अपेक्षा जो देश के आज प्रासंगिक मुद्दे हैं उस पर कम से कम बात कीजिए। प्रधानमंत्री जी, आप एक बार तो शारदा स्कैम का नाम मुंह से ले लीजिए। पर इन मुद्दों पर बात क्यों ना हो अभय दुबे जी? अभय दुबे जी, इन मुद्दों पर बात क्यों ना हो? अभय जी, इन मुद्दों पर बात क्यों ना हो? शारदा एक स्कैम था, बोलिए कहलवाइए। इसका इंटेंट देखिए ना, मुझे बताइए। आजादी के बाद सेना का सबसे बजट कम इन्होंने किया। खजूरी कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए, मुरली मनोहर जोशी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एस्टीमेट देख लीजिए। 10I प्रिक्योरमेंट तक के पैसे नहीं देते। सेना को धोखा आप दे रहे हैं। सेना के शौर्य का इस्तेमाल राजनीति के लिए आप करते हैं। आजाद भारत के इतिहास का पहला राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी शिकायत सेना ने इलेक्शन कमीशन से की कि हमारे शहीदों की तस्वीर विज्ञापन में लगाकर चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है? सुधांशु त्रिवेदी जी, आप देश के बुनियादी मुद्दों पर बात कीजिए। सड़क छाप गुंडा, अरे आपने किया, हमने नहीं की। आपकी शिकायत हुई और सेना ने की आपकी शिकायत। कर देंगे। ये चुनाव में आपने वादा किया है घोषणा पत्र में, यानी आर्मी के दांत और नाखून तोड़ देंगे, ये आपने कहा। फिर उसको छोड़ देंगे, आतंकवाद से लड़ो बेटा। वाह भाई वाह, कहा था कि नहीं? बताइए, आपके चुनाव घोषणा पत्र में है कि नहीं? आर्म सर्विसेज स्पेशल पावर एक्ट खत्म करेंगे, बोलिए हाँ या ना? सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है, बोला था कि हाँ या ना? सिद्धू ने जाके जनरल बाजवा को गले लगाया था, बोलिए हाँ या ना? बोलिए ना, बोलिए ना। और जिस समय परमाणु विस्फोट हम कर रहे थे, सुनिए उस समय आपने नरसिम्हा राव की सरकार ने कदम वापस खींच लिए थे, बोलिए हाँ या ना? सुधांशु जी, स्पेशल
एफ्स्पा जो है वो नॉर्थ ईस्ट का है, पढ़िए जरा उसको। ये 58 के एफ्स्पा की बात की हमने। एक बात, आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो महबूबा मुफ्ती के साथ बनाया था ना, उसमें दिखाया आपने पक्ष में है ना, एफ्स्पा को हम जम्मू कश्मीर में बरकरार रखेंगे। ये आपने जब सत्ता की सूख लगाई तब आप कम से कम हमारा घोषणा पत्र तो पढ़ लेते। अरे आप बताइए, हमने कब एफ्स्पा का कहा जम्मू कश्मीर के? हमने नॉर्थ ईस्ट का कहा भाई। अरे आप का वो था, ये तो 90 ये तो 90 के दशक का हटे, मगर जम्मू कश्मीर में लगा रहे। बोलिए कि जम्मू कश्मीर में लगा रहे चाहते, नॉर्थ ईस्ट में हटे, बोलिए। अरे भाई, हमने अपने घोषणा पत्र में नहीं कहा, आपने कहा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कि बरकरार रहेगा। आपने कहा बरकरार रहे, आप हटा लेंगे, रिव्यू करेंगे उसको एफ्स्पा को, आपने कहा। आपने महबूबा मुफ्ती से वादा किया था कि 370 को बरकरार रखेंगे, हमने नहीं किया था। अरे यार, अब तो हमने खत्म कर दिया, कौन सी बात कर रहे हैं? विरोध आपने किया, आपके नेता सदन में खड़े होकर कहा प्रोग्राम, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। रंजन चौधरी ने गजब है भाई, प्लीज आप पढ़िए, आप पढ़िए, किया नहीं जा सकता ऐसा। आप पढ़िए घोषणा, आप हमारा घोषणा पत्र पढ़िए। हमने जो कहा है वो नॉर्थ ईस्ट का कहा, और आपका बता दूं, आपने कहा कि रिव्यू करेंगे जम्मू कश्मीर का एफ्स्पा। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का बिंदु क्रमांक 14 है आपका। एक बार पढ़िएगा, जो अमित शाह साहब ने और महबूबा मुफ्ती ने साइन किया, उसको पढ़िए। आपने आर्टिकल 370 को भी बरकरार रखने का वादा उनसे किया था। आपने कहा था कि आर्टिकल 35 करेंगे, ये उनसे कहा था। 370 खत्म, महबूबा मुफ्ती के साथ रहते हुए हमने हुर्रियत के नेताओं से बात की, उनको बात करने की। आपके जमाने में आपकी सत्ता की समाप्त हो गई, इसलिए आपने आर्टिकल 370 हटा दिया। महबूबा मुफ्ती के साथ थे, तब तक आप उसको कंटिन्यू करना चाहते थे आर्थिक मामलों में जांच को फेस करते हुए। अरे जनाब, हमारे और आपके जमाने में बड़ा भारी अंतर आ गया, आपने ये जवाब नहीं दिया। अरे बहुत देख लिया हमने। ठीक है सुधांशु जी, अभय जी, आप दोनों को जाना है, आप दोनों को जाना है। मुझे पता है डिबेट बहुत शानदार चल रहा है, इसको हम लगातार जारी रख सकते हैं, लेकिन आप दोनों को जाना है। मेरे साथ नए मेहमान जुड़ेंगे। इसी बीच मैं गजेंद्र सिंह के पास चलता हूँ, दिल्ली में मेरे एक दर्शक। गजेंद्र सिंह, क्या उन पॉलिटिकल पार्टीज को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने बाटला हाउस इनकाउंटर पर सवाल उठाए थे? दीपक जी, मैं इसमें शुरुआत से ही कहता आया हूं, हालांकि इसमें 100% पॉलिटिकल पार्टीज को जनता से सामने आके माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उस समय भी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी जिस समय की ये घटना है। और उस समय पे ना कि ममता बनर्जी ने दिल्ली की जो जनता है उनकी भावनाओं का ख्याल रखा, बल्कि उनके खिलाफ आके और बल्कि गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर सवाल उठाया। यही काम उन्होंने अभी जब सीबीआई ने बंगाल में रेड डाली थी, वो भी वो करती आ रही है। अभी उनका सीधा सा एक उद्देश्य हो गया है, कोई भी सरकारी एजेंसियां कोई भी काम करने को जाती है तो उनको सीधा रोका जाता है। तो मेरा ये मानना है कि उनको दिल्ली की जनता से, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, और उनकी जबान के मुताबिक जो उन्होंने तैयारी की है अब नॉमिनेशन भरने की, कि भाई मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी अगर ये बात मेरी गलत साबित होती है, तो अब उनकी बात गलत साबित हो गई है, तो उनको अब अपना पर्चा भी दाखिल नहीं करना चाहिए। ठीक है, सीधे तौसीफ के पास चलता हूं। तौसीफ, दर्शक क्या बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं? नॉमिनेशन ही नहीं भरना चाहिए ममता बनर्जी जी को अब नंदीग्राम से। देखिए ये सब मासूम चीज़ें हैं, मासूम बातें कर रहे हैं, इनोसेंट हैं काफ़ी, और ये सब बातों में लड़ाई करना ठीक भी नहीं है। बहुत अच्छा मासूम बोल रहे हैं आप इन बातों को। देखिए मासूम शब्द का मतलब पता है आपको? मैं एक ही बात करूंगा। अगर बात माफी मांगने की आ गई ना सर, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आज से 5 साल के बाद मैं और आप इसी डिबेट में बैठेंगे और आप भी यहीं रहेंगे। पुलवामा का चिट्टा अगर खुल गया ना, तो बता रहा हूं मैं, इतिहास गवाह है, उससे बड़ा कुछ केस नहीं हो सकता। जहां व्हाट्सएप लीक भी हो गई थी, सब कुछ पता चल गया था। मुझे बताइए, मुझे बहुत अच्छी तरह उस वक्त के हालात पता है। दिल्ली पुलिस की साख पर कितने सवाल उठे थे बाटला हाउस काउंटर को फर्जी बताकर। वेद प्रकाश जी बताइए, कुछ सालों के बाद जब वो पावर में नहीं डाउन होता है पुलिस का, जब वो अपनी जान पर खेल के इस तरह का ऑपरेशन करता है तब। तौसीफ भाई सुन लीजिए थोड़ा। दीपक जी, दिल्ली की एक सेशन कोर्ट ने कल जो निर्णय सुनाया है, जिसमें आरिफ एलियास जुनैद को
उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है, गिल्ट ठहराया। उसका 15 तारीख को क्वांटम ऑफ पनिशमेंट डिसाइड होगा। उससे पहले आतिफ और साजिद जो क्रॉस फायरिंग में मारे गए थे, आपको याद होगा कितने लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेकर गए कि स्पेशल सेल के अधिकारियों, उनके पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा मर्डर का दर्ज किया जाए। उनकी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने टर्न डाउन कर दी। आज ये ऐतिहासिक फैसला आया है, दिल्ली पुलिस के ऊपर जो दाग था, स्पेशल सेल के ऊपर जो दाग इन लोगों ने लगाया था, कोर्ट ने उनको न केवल उनसे ऋण मुक्त कर दिया है, ये साबित कर दिया है कि वो फेक एनकाउंटर नहीं था, क्योंकि इसमें तमाम दलीलों को सुना गया, साइंटिफिक एविडेंस को उसमें अप्रिशिएट किया गया, सीसीटीवी फुटेज को ली गई, तमाम तरह के जो बयानात थे, गवाहों के बयानात थे, पुलिस के बयानात थे। बल्कि आपको मैं बताऊं कि इसके अंदर करीब करीब नहीं के बराबर पब्लिक विटनेस थे, केवल और केवल पुलिस के विटनेस थे, जिनको कोर्ट ने एंडोर्स किया और यह साबित किया कि यह एनकाउंटर नहीं था। जो एमसी शर्मा थे, उनका एक एनकाउंटर किया गया, उनका मर्डर किया गया, जिसकी सजा फांसी है। यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है जहां पर पुलिस के ऊपर अटैक किया गया। और जो आरिफ फरिया जुनैद, जिनकी अभी आज सजा हुई है कल, वो भाग गए थे नेपाल से, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अरेस्ट करके लाए, उसका ट्रायल हुआ। उससे पहले शमशाद नाम के जो क्रिमिनल थे, उग्रवादी थे, उनको आजीवन कारावास, उम्र कैद की सजा है, वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। तो इन तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए आज जो दिल्ली पुलिस को संतुष्टि मिली है, जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के ऊपर दाग लगा हुआ था, बदनुमा दाग कुछ लोगों ने लगाया था, वो उससे मुक्त हो गए। मोहनचंद शर्मा के परिवार, उनके माता पिता, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, शायद उनके जो दिल पर जो जख्म थे शायद कुछ हल्के हुए होंगे। ये ना केवल मोहनचंद शर्मा और हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह की अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि 39 बेगुनाह लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं और 165 आदमी उसमें इंजर्ड हुए। दिल्ली के रहने वाले सीरियल ब्लास्ट केस के लिए ये बहुत बड़ा ये तमाम उन चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं। राजनीतिक लोग कितना भी अपने आप को पाक साफ करना चाहें, परंतु दिल्ली पुलिस आज बिल्कुल बेदाग हो गई है, इन सब चीज़ों से मुक्त हो गई है और दिल्ली पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है, साबित कर दिया है और जल्दी ही इसके अच्छे परिणाम आपको सामने मिलेंगे। दिल्ली पुलिस अपना बेहतरीन काम करके दिखाएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। राधिका खेड़ा जी, आपको याद होगा सलमान खुर्शीद का वो बयान कि बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद सोनिया गांधी जी की आंखों से आंसू निकल गए थे। आज आपको नहीं लगता आपकी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, जब अदालत आरिफ जुनैद को दोषी करार दे चुकी है, बाकी लोग ऑलरेडी कन्विक्टेड हैं? आपको शायद याद होगा उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी ने साफ तौर से कहा था कि ये आतंकवादी है। अब सलमान खुर्शीद साहब ने क्या कहा वो आप उनसे पूछेगा, क्योंकि मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूं। और कांग्रेस पार्टी के नेता है राधिका जी, आतंकवाद आपकी की पार्टी के नेता है वो। आप किसी के बीच में नहीं बोलते, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं पार्टी की प्रवक्ता हूं, किसी व्यक्ति विशेष की प्रवक्ता नहीं हूं। दूसरी बात, जब बात आती है कि कांग्रेस पार्टी और आतंकवाद की बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी से ज्यादा आतंकवाद को किसने देखा है और किसने झेला है? और आप सोनिया जी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरे परिवार को, आधे से ज्यादा हिस्से परिवार को, अपने पति तक को, अपनी सासू माँ तक को उन्होंने आतंकवाद के हाथों खोया है। और कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा आतंकवाद, हमने 2 प्रधानमंत्री पूर्व खोए और आज तक हम झेल रहे हैं। आपको छत्तीसगढ़ तो बहुत ज्यादा पुराना किस्सा भी नहीं है जो हमने देखा क्या हुआ। तो आतंकवादी के लिए कोई, क्या हमारी पार्टी में से कभी आंसू बहा सकता है? आप भी एक इंसान है, कोई भी इंसान का आतंकवादी के लिए एक आंसू बहा सकता है। तो ये कहना कि सोनिया जी ने आंसू बहाए, तो ये तो मैं तो सलमान खुर्शीद जी का बयान याद दिला रहा हूँ। राधिका खेड़ा जी, मैं वहाँ पर मौजूद था जब सलमान जी ने बयान दिया था। उसके बाद बात भी हुई कि सलमान जी इस बयान को वापस लेंगे, उन्होंने कभी वापस नहीं लिया, क्योंकि 2012 के विधानसभा के चुनाव थे उस वक्त। मैंने आपको हमारे देश के गृह मंत्री, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम जी आपके नेता है सलमान खुर्शीद, या उनको आप कह रही है कि हमारे नेता नहीं है सलमान खुर्शीद? दीपक जी, पी चिदम्बरम साहब कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री थे और उन्होंने साफ तौर पे इनको आतंकवादी कहा। और मैं फिर दोहराऊंगी, कांग्रेस से ज्यादा आतंकवाद क्या होता है कोई नहीं पार्टी समझती इस देश में। हमने अपने 2 प्रधानमंत्री और अन्य कार्यकर्ता खोए हैं। ठीक है,
तो इस बात को कहना कि कांग्रेस क्या, हम तो कह रहे हैं कि वो आतंकवादी, और पकड़ा ठीक है, किसने? इसी सवाल को लेके मैं गुरु प्रकाश जी के पास चलता हूँ। गुरु प्रकाश जी बताइए, क्या ये एक्सप्लेनेशन लॉजिकल है या कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए? नहीं, देखिए कितने सुविधा से, कितने कन्वीनियंस के हिसाब से इन्होंने सलमान खुर्शीद जी के बयान को डिसोन कर दिया। ताज्जुब होता है, पूरे देश के सामने आप ये स्वीकार तक करने को तैयार नहीं है। देखिए दीपक जी, मुझे समस्या तब होती है जब विपक्ष देश के अंदर महागठबंधन बनाता था। अब इंटरनेशनल लेवल पे ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के साथ इंटरनेशनल लेवल पे महागठबंधन बन रहा है। हम लोगों ने देखा है किस प्रकार कैसे कैसे लोगों के साथ इन्होंने गठबंधन किया है। क्या ममता बनर्जी, क्या अरविंद केजरीवाल, क्या सलमान खुर्शीद, क्या दिग्विजय सिंह, क्या पी चिदम्बरम, सबने कहा था दिल्ली पुलिस के शौर्य को, दिल्ली पुलिस के शहादत को आपने सवाल खड़ा किया था, अपमानित किया था आपने उस परिवार को, उस महिला को जो विधवा हो गई थी, उन बच्चों को जो अनाथ हो गए थे। आज आपको देश के सामने आज मौका मिला है, आज कम से कम एक शब्द बोल दीजिए आप। आज आपसे एक शब्द नहीं निकलेगा। आपकी आंख के आंसू सूख गए हैं क्या, मुझे समझ में नहीं आता है। आप माफी नहीं मांग सकते हैं। पूरे देश के सामने ये शो पूरा देश देखता है। राधिका जी, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं, बहुत लंबा समय लग गया है, कल साकेत कोर्ट का ये निर्णय आया है, आज उस परिवार पे क्या बीती होगी पिछले 12 वर्षों में आप कल्पना कर सकती हैं। तुष्टीकरण के नाम पे आप दोहरे मापदंड के हर रोज नए कीर्तिमान बनाते हैं और अगले ही दिन उस कीर्तिमान को ध्वस्त भी कर देते हैं। लगातार आप इतिहास की बात करती हैं। 1970 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को विधिवत किसने किया था? आप लोगों ने। सेटेनिक वर्सेस को जो पूरे दुनिया में कहीं बैन नहीं हुआ तो उसको बैन किसने किया था? मौलानाओं के दबाव में, भारत में आप लोगों ने। उसके बाद 2007 में तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। तुष्टीकरण की राजनीति आप लोगों ने लगातार की है। हर रोज आप नए दोहरे मापदंड के कीर्तिमान बनाते हैं और ध्वस्त करते हैं। आज समय मिला है आपको, पूरे देश के सामने आत्ममंथन करिए। आप लोग वैसे भी हाशिए पे चले गए लोग हैं, आत्ममंथन करना चाहिए और तुरंत अपने हिसाब से आप बयान को पलट देते हैं। सलमान खुर्शीद के बयान को आप आज नकार रहे हैं। दीपक जी पुराने पत्रकार हैं। मैं एहतेशाम भाई के पास चलता हूं, एहतेशाम भाई के पास चलता हूं। राधिका, मैं आपको बताऊंगा आपसे गुरु प्रकाश जी की बात का जवाब लेना, लेकिन एहतेशाम जी बताइए, क्या आप अभी भी कहेंगे कि बाटला हाउस इनकाउंटर फर्जी था कोर्ट के डिसीजन के बाद? दीपक भाई साहब, देखिए, इनकाउंटर फर्जी था या नहीं था ये अदालत का काम है डिसाइड करना। और आप में अगर थोड़ी सी भी हिम्मत है और थोड़ी सी भी ईमानदारी बाकी है दीपक भाई साहब, तो मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिएगा बात करने का। आज जिसको भी सजा हुई है उनको सबूत के आधार पे या जिस भी आधार पे सजा हुई है, ये उनका प्रेरोगेटिव, मैं उनका लॉयर नहीं हूं। मैं इनकाउंटर फर्जी था नहीं था ये डिसाइड करना मेरा काम नहीं है। 122 लोगों को जब बिना किसी जुर्म के 20 साल बाद उनको एक्विट किया गया, उसके बारे में आपके चैनल ने डिबेट क्यों नहीं करी? बताइए। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए दीपक भाई साहब कि उन 122 लोगों की क्या जिंदगी नहीं थी? जो भी पुलिस ऑफिसर बटला हाउस में शहीद हुए हैं उनके लिए मैं श्रद्धांजलि देता हूं और उनके लिए मैं बिल्कुल, मतलब पूरा हिंदुस्तान उनका कृतज्ञ है। लेकिन जो 122 लोग 20 साल बाद अदालत से बेगुनाह होके छूटे हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? आज हिंदुस्तान में दीपक भाई साहब 8 लाख बच्चे हर साल जो 5 साल से कम की उम्र के में भूख की वजह से दम तोड़ देते हैं, उनके बारे में आप डिबेट करना क्यों नहीं चाहते? आप एक पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए, आप पत्रकार की हैसियत से नहीं, आप बीजेपी की प्रवक्ता की हैसियत से यहाँ पे चैनल में बैठते हैं। क्योंकि अगर आप एक सच्चे पत्रकार की हैसियत से चैनल में बैठते तो आप उन 122 लोगों का भी जिक्र करते और 8 लाख आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनाया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एहतेशाम जी, थैंक यू वेरी मच। दीपक जी, ठीक है। संगीत रागी जी, एग्री करते हैं इनकी बात से कि हम पॉलिटिकल बैटिंग कर रहे हैं? क्या ये मुद्दा देश के स्मरण में ऐसा नहीं है कि बाटला हाउस इनकाउंटर ने कितने लोगों को हताहत किया, कितने लोगों की जान गई, कितने लोग परिवर्तित हुए, कितने लोगों पर सवाल उठे? देखिए दीपक जी, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एंटरटेन करने से मना कर दिया था। ह्यूमन राइट्स कमीशन तक गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में गया था। उसने भी दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट दिया था इस मामले में। निश्चित तौर पर पी चिदम्बरम जी ने कहा था कि ये फर्जी इनकाउंटर नहीं है, लेकिन एक सवाल बनता है, तो इसका मतलब ये माने कि कांग्रेस की अध्यक्षा और गांधी परिवार सत्ता के लिए अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही थी। मुसलमानों के वोट के लिए क्या कांग्रेस का गांधी परिवार
इंडियन मुजाहिदीन के साथ खड़ा हो रहा था। राहुल गांधी के उस समय के सबसे बड़े सलाहकार थे दिग्विजय सिंह जी, और वो आजमगढ़ तक चले गए थे। आपको याद होगा, देखिए, जो प्रधानमंत्री सोनिया गांधी को रिपोर्ट करता हो, जो गृह मंत्री सोनिया गांधी के इशारे पर काम करते हो, क्या ऐसा विश्वास किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने उनको बताया नहीं होगा कि ये सच नहीं है, ये इनकाउंटर जो है वो सही इनकाउंटर है? लेकिन इसके बावजूद भी सोनिया गांधी ने यदि इस पर चुप्पी साधे रही और सलमान खुर्शीद से ये कहवाई कि ये फर्जी इनकाउंटर हैं और सोनिया गांधी रो रही हैं, तो इसका मतलब यही किया जा सकता है कि आप उन इंडियन मुजाहिदीन के साथ, पीएफआई के साथ, यहीं से बहस शुरू करेंगे ब्रेक के बाद। संगीत रागी जी, यही सबसे बड़ा डिस्कशन का पॉइंट है कि आखिर सोनिया गांधी की आंखों से आंसू निकले थे या नहीं निकले थे। ब्रेक के बाद इस बहस को जारी रखेंगे।